हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही सवाल लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जो एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में डेली सवाल पूछे जा रहे हैं उनका एक सटीक एनालिसिस हम शाम वाली क्लास में करते हैं। यानी कि दोस्तों पूरे दिन में आपसे जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको शाम को बता देता हूँ, और सुबह वाली क्लास में हम दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अभी बाकी है तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% डेली आपकी परीक्षा में इन्हीं टॉपिक पर से सवाल बनाए जा रहे हैं जिस टॉपिक पर मैं सवाल आज लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि पहला T20 मैच कब खेला गया। दोस्तों कल आपसे पूछा गया था कि पहला वनडे मैच कब खेला गया। आज दोस्तों पूछा जा सकता है कि पहला T20 मैच कब खेला गया। आपको याद रखना है पहला T20 मैच कब खेला गया था, वर्ष 2003 में। तो आपके ऑप्शन में अगर 2003 होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ये पहला T20 मैच खेला कब गया था, 2003 में। लेकिन दोस्तों कहां खेला गया था, दोस्तों हैम्पशायर और ससेक्स के मध्य खेला गया था। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, इसको आप ध्यान में रखें। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पहला T20 मैच किसके किसके मध्य खेला गया था, हैम्पशायर और ससेक्स के मध्य। अगर हम बात करें वनडे मैच, दोस्तों वनडे मैच की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1971 में हुई थी। इतने दोस्तों जो पॉइंट मैंने लेकर आया हूं सारे पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये सवाल जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होने वाले हैं। पहले वनडे मैच की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1971 में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था तो आपको जवाब देना है 15 मार्च 1877 में खेला गया था पहला टेस्ट मैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों किसके बीच में खेला गया था, मेलबर्न में खेला गया था। पहला टेस्ट मैच दोस्तों कहां खेला गया था, मेलबर्न में। किसके बीच में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ये इतने सवाल बन सकते हैं आपकी आगामी शिफ्टों के अंदर, इनको आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है। आप सब जानते हैं 2011 की जनगणना से डेली की शिफ्टों में एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है ईसाई धर्म। आपके ऑप्शन में अगर ईसाई धर्म होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहला अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है, तो दोस्तों आपको मुस्लिम लगाकर आना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कौन सा है, मुस्लिम। दूसरा कौन सा है, ईसाई धर्म। आपसे पहला और दूसरा ही पूछेगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन आपसे दोस्तों अगर सवाल और डीप करके पूछेगा तो दोस्तों इनकी आपको साक्षरता दर पूछ लेगा। अगर आपसे पूछ लिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुस्लिम थे उनकी दोस्तों साक्षरता दर कितनी थी, 68.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसको आप याद करके रखें। और दोस्तों ईसाइयों की साक्षरता दर कितनी थी, 84.5%। ये दोनों आंकड़े भी आपको ध्यान में रखने, आने वाली शिफ्टों के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी तो आपको मैंने बताया था 74.04%। कमेंट करके बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण समाज बन सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सारे समाज मैं आपको बताने वाला हूं। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है 24 सितंबर 1873 में हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। और सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, इन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। अगर आपसे पूछ लिया था गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। और दोस्तों आपको याद होगा 1829 सती प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और
किसकी सिफारिश पर हुआ था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर हुआ था। अगर हम बात करें आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 ईस्वी में हुई है। और दोस्तों किसके द्वारा की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको याद होगा दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भी आप नोट करते चलें अपनी कॉपी के अंदर। अगर हम बात करें प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब हुई है? 1867 में हुई थी। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और दोस्तों रामकिशन मिशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1897 में हुई है। और दोस्तों किसने की है? स्वामी विवेकानंद। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका दोस्तों जन्म दिवस पर एक दोस्तों दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का क्या नाम है? जल्दी से उसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। आइए चलते हैं अगले दोस्तों फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है, वर्ष 1905 में हुई है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एक दोस्तों है थियोसोफिकल, कौन सी दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? वर्ष 1875 में हुई थी। इसको भी आप थोड़ा याद रख लें, अच्छा सवाल है। कमेंट करके बताएं 1975 है कि 1875 है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है इस सवाल के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? दोस्तों आपको बता दें, कल ही आपकी परीक्षा में एक मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया गया है। यानी कि दोस्तों जो नए मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको दोस्तों आपको पढ़कर जाना है। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको नाम याद रखना है, नेफ्यू रियो। तो आपके ऑप्शन में नेफ्यू रियो देकर रखा होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें नागालैंड में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कॉनरेड संगमा। इसको आप ध्यान में रखें। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। आपको याद होगा मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और दोस्तों एक मेघालय का फेस्टिवल आपको और याद रखना, बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का? ये भी मेघालय का ही है, इसको भी आप याद कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। और सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मानसराम चेरापूंजी में होती है, ये सबको पता है। लेकिन किस पहाड़ी के नीचे होती है? तो दोस्तों आपको याद होगा गारो खासी जयंतियाँ में दोस्तों खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। त्रिपुरा के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मानिक शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और त्रिपुरा में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल आते हैं? खारची फेस्टिवल कहाँ का है? त्रिपुरा का है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। इसको भी आप याद रख लें, अच्छे सवाल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र का दोस्तों सबसे युवा स्पीकर कौन बना है? राहुल नार्वेकर। इस नाम को आप नोट करके रखेंगे, आने वाली किसी ना किसी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएं, आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये दोस्तों लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के समय, लेकिन दोस्तों इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और कब आया था? 1878। ये सवाल कल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इनको तो आप दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है तो ये जानकारी आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों दोनों स्लाइड अच्छे से दिख रही होंगी। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था, आप जीके जीएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 25 में से अगर आपके 17 से 18 सवाल सही बन जाएं, तो उसके लिए लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र ई नोट्स। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए ये ई नोट्स आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप केवल जीके के नोट्स लेते हैं, केवल जीके के, और जीके भी आपको दोस्तों टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलने वाली है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। और दोस्तों केवल और केवल आपकी जो परीक्षा
परीक्षा से रिलेटेड कंटेंट है, केवल वही आपको मिलने वाला है। अगर आप जीके के नोट्स लेते हैं तो आपको दोस्तों केवल और केवल 60 रुपीज़ इसके देने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेते हैं जिसके अंदर दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर होगा क्वेश्चन की फॉर्म में और बहुत ही कंसाइज रूप में दिया गया है, जिससे दोस्तों आप बहुत कम समय में आप सारा रिवीजन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दोस्तों इसके लिए भी आपको केवल 60 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, बहुत ही कम दोस्तों प्राइस पर। और दोस्तों एक बहुत ही धमाकेदार दोस्तों ऑफर है आप सभी के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये जीके प्लस करंट अफेयर नोट्स। दोस्तों इसके अंदर क्या है, अगर दोस्तों आपको जीके और करंट अफेयर मिक्स में चाहिए है तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, केवल 99 रुपये। और दोस्तों लेकिन अगर आप इसको 15 अगस्त से पहले परचेस कर दें तो दोस्तों आपको केवल और केवल इसके लिए 75 रुपये दोस्तों पे करने पड़ेंगे। और ये दोस्तों ऐसे नोट्स हैं जो दोस्तों टॉपिक वाइज दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको दोस्तों जीके तो दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा में सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार ऑफर मैं आपको लोग के लिए लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आई होप दोस्तों आपको आसानी से ये दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, याओसांग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। दोस्तों आपके ऑप्शन में अगर मणिपुर होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कल आपसे परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछा भी गया था, याओसांग फेस्टिवल कहाँ से संबंध रखता है? मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के फेस्टिवल काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों मणिपुर से आपको क्या क्या याद रखना है? चेरा चोआ त्योहार, चेरा चोआ त्योहार, लाई हरोवा त्योहार। दोस्तों लाई हरोवा अलग है, चेहरा ओवा अलग है, इसको आप याद रख लें। कांग उत्सव ये कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। निगोल चौकोबा, निगोल चैकोबा ये कहाँ का? ये भी दोस्तों मणिपुर का है। चुम्फा त्योहार ये कहाँ का? मणिपुर का है। संगाई फेस्टिवल ये कहाँ का? मणिपुर का है। थोड़े नाम अजीब से हैं, लेकिन दोस्तों आपकी परीक्षा में यही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको ये सब चीज़ें ई नोट्स में बहुत ही दोस्तों आसानी भाषा में आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप दोस्तों उसको जरूर चेक कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? समूह 18 है। दोस्तों आपके ऑप्शन में समूह 18 देके रखा होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह में संबंधित है? समूह 18 से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल और डीप कर अगर पूछेगा तो नोबल गैस में आवर्त सारणी के दोस्तों जो 18 समूह है उसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? इसके अंदर दोस्तों नोबल गैसों को रखा गया, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कौन कौन सी गैसें हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान और जिनॉन। ये दोस्तों क्या है? ये सब समूह 18 के तत्व हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे क्या पूछा सकता है, तो दोस्तों इसको भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों हैलोजन का संबंध कौन से समूह से है? हैलोजन दोस्तों समूह 17 में रखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन तत्वों को कौन से समूह में रखा गया है? समूह 17 में। और समूह 17 में दोस्तों कौन कौन से तत्व हैं ये भी आपको याद रखने हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टनीन। तो आपसे सवाल दोस्तों कैसा भी पूछा सकता है, इसको आप याद करके जाएं। समूह 16 के तत्व, दोस्तों समूह के 16 के तत्व दोस्तों क्या कहलाते हैं? कालकोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कालकोजन कहलाते हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? कालकोजन। और दोस्तों कौन कौन से तत्व रखे गए समूह 16 में? ऑक्सीजन रखा गया है, सल्फर रखा गया है, सेलोनियम रखा गया है, और दोस्तों क्या ट्यूलेरियम रखा गया है और पोलोनियम रखा गया है। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे ये सारे फैक्ट है। दोस्तों आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, अगर आपको वो ई नोट्स बाई करने, परचेज करने, तो दोस्तों उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, वहां से आप उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर नीचे लगा हुआ है, इसको हम यहां पर कवर कर लेंगे। दोस्तों आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो दोस्तों बेन स्टोक को चुना गया है 2022 में। इस बात को आप याद रख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया था? सूर्य कुमार यादव। इनको दोस्तों 360 डिग्री कहते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। अगर हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में कौन विजेता बना था? इंग्लैंड इसका विजेता बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था।
ये बात आपको याद होगी, पाकिस्तान को हराया था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपको दोस्तों याद होगा। अगर हम बात करें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की, तो दोस्तों 2022 का विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना था 2022 में। कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप पूछे तो दोस्तों कौन जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर 2022 पूछे तो इसका विजेता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बनी थी। अब दोस्तों टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? किम कॉटन। इनका नाम आप याद कर लें। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? किम कॉटन। अब दोस्तों यहां से दोस्तों 1 से 2 फैक्ट आपको और नोट करने हैं। ये दोनों फैक्ट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अदिति अशोक इनका संबंध कौन से खेल से है? इनका संबंध है गोल्फ से। कौन से दोस्तों? गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ से दोस्तों राइडर कप। अगर आपसे पूछा जाए राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। और अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अदिति गोपीचंद इनका संबंध किससे? इनका संबंध है तीरंदाजी से। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में कोई प्रतियोगिता जीती है। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आपका अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अभी बाकी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। 100% आपको परीक्षा में यहां से सवाल देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये ऐसे सवाल है जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। इसको आप याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। ये फैक्ट तो हमारे लिए दोस्तों रामबाण का काम करने वाले हैं। ये 4 सवाल ऐसे सवाल है जो परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं। दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। इनको आप नोट कर लें दोस्तों एक कॉपी के अंदर। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर, केवल गवर्नर पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना रॉबर्ट क्लाइव। इसको आप नोट करेंगे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये 4 सवाल हैं, इनको आप नोट करें। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 20 आपके ऑप्शन में होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन का उल्लेख है। और संविधान संशोधन इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 20। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में दोस्तों इसका उल्लेख है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, जो कि दोस्तों हमारे लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको याद रखना है नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग 2। लेकिन अनुच्छेद भी आपको याद रखने, अनुच्छेद 5 से 11 है। और दोस्तों मौलिक अधिकार इनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में है। लेकिन दोस्तों इनके आर्टिकल भी आपको याद रखने 12 से 35 से। जितने सवाल मैं आपको नोट करवा रहा हूं इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से भाग में है? भाग 4 में। लेकिन दोस्तों कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 36 से 51। और ये आर्टिकल 36 से 51 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीएचएसएल की परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दोस्तों डेली आपसे सवाल पूछा जा रहा है। पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9 में किया गया पंचायत का उल्लेख। और आर्टिकल दोस्तों कौन सा? आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है, इसको भी आप याद रखें। और सहकारी समिति का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9B। इसको भी आप याद रखेंगे। सहकारी समिति दोस्तों कौन में है? भाग 9B में है। और दोस्तों बात करते हैं नगर पालिका को उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9। इसको भी आप याद कर लें, यह भी सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो दोस्तों आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आप वो ई नोट्स दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं।
हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। वो ऐसे नोट्स हैं दोस्तों जो आप बहुत कम समय में आप बहुत ही मजबूत तैयारी कर सकते हैं उन नोट्स के माध्यम से। अगर आपको दोस्तों पसंद आता है तो आप जरूर से जरूर उस पर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है दोस्तों इस क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, आप वहां से जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैं डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ।